Hi students, welcome to my YouTube channel Narayal English Classes. Today in this video lecture we are going to discuss the three important words of the English language, and three important words are number one phrase, number two idiom, number three proverb. तो इससे पहले कि इनको हम डिटेल में डिस्कस करें, मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरा चैनल जो है वो उसको सब्सक्राइब कर लें. प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके तीनों वर्ड्स को. पहला वर्ड मैंने लिया है फ्रेज. फ्रेज का मतलब हिंदी में होता है वाक्यांश, यानी कि इट इज अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. वाक्य हो गया सेंटेंस, अंश हो गया पार्ट. फ्रेज जो है वो एक सेंटेंस का हिस्सा होता है. तो इसको एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं. एग्जाम्पल लिखा मैंने इन द रूम, तो ये फ्रेज है. फिर अंडर द टेबल, ये भी फ्रेज है. फिर ब्यूटीफुल गर्ल, ये भी फ्रेज है. तो अब फ्रेज जो है ये प्रीपोजिशन के साथ फ्रेज बनाया, ये भी प्रीपोजिशन के साथ ही है. और ये जो है वो एडजेक्टिव के साथ फ्रेज बनाया. चलो ये तो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि फ्रेज की कौन कौन सी टाइप्स हैं. लेकिन पहले आज हम सिर्फ इतना जानने का प्रयास करते हैं कि फ्रेज कहते किसे हैं. तो फ्रेज, तो पहली बात हो गई कि इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एड्स मीनिंग टू अ सेंटेंस. यानी कि ये एक शब्दों का ही समूह होता है जो सेंटेंस को मीनिंग को मॉडिफाई करता है. और हम कह सकते हैं कि ये अपने आप में पूरा सेंटेंस नहीं होता है, ये सेंटेंस का एक हिस्सा होता है. तो इट इज़ ए पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. तो जैसे ये इन द रूम हमने लिखा है, तो मतलब कमरे में, या अंडर द टेबल लिखा है यानी कि टेबल के नीचे, या ब्यूटीफुल गर्ल लिखा है यानी कि सुंदर लड़की. तो इसमें हमें तीनों में ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है कि कमरे में क्या, या टेबल के नीचे कौन है, या कौन सी सुंदर लड़की की बात हो रही है. तो अपने आप में ये तीनों जो मैंने फ्रेज लिखी है, दे आर इनकम्प्लीट, दे डजंट कन्वे द कंप्लीट सेंस ऑफ द सेंटेंस. सो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ और वर्ड जो है वो साथ में ऐड करने पड़ेंगे. जैसे इसकी बात करें इन द रूम, तो हम कह सकते हैं कि सीता इज रीडिंग इन द रूम, यानी कि सीता जो है वो कमरे में पढ़ रही है. तो हमें पता चल गया कि कमरे में कौन पढ़ रहा है, सीता पढ़ रही है. जैसे अंडर द टेबल, तो हम बात करें मेज के नीचे, तो हम कह सकते हैं कि द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, कि बिल्ली जो है वो मेज के नीचे बैठी हुई है. तो अब ये अपने आप में सेंटेंस जो है वो पूरा हो पा रहा है. जैसे ब्यूटीफुल गर्ल की बात करें, तो कौन सुंदर लड़की, हम कह सकते हैं कि नमिता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द क्लास, कि नमिता जो है वो क्लास की सबसे सुंदर लड़की है. तो फिर यहाँ पर ये ब्यूटीफुल गर्ल जो है वो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है. तो इस ढंग से हम फ्रेज को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फ्रेज जो है इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एड्स मीनिंग टू द सेंटेंस, बट इट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस. ये अपने आप में पूरा सेंटेंस नहीं होता है, ये इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस. तो ये तो था फ्रेज के बारे में. इसके बाद दूसरा जो वर्ड है इडियम, इसकी बात कर लेते हैं हम. इडियम को हम हिंदी में मुहावरा कहते हैं. इडियम को हिंदी में मुहावरा कहते हैं, क्योंकि जब हम इंग्लिश के वर्ड को अपनी लैंग्वेज में समझ लेते हैं, अपनी जो नेशनल लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज है, उसमें समझ लेते हैं, तो हमें बिल्कुल आसान हो जाता है इसको समझ पाना. तो इडियम को हम हिंदी में मुहावरा कहते हैं. अब मुहावरा क्या होता है, अब इसकी बात करें, पहले डिफाइन कर लेते हैं इडियम को. इडियम इट इज अ वर्ड और फ्रेज दैट डजंट हैव इट्स लिटरल मीनिंग. तो इसको डिफाइन करना है तो it doesn't have its literal meaning. अब पहले तो इसका एग्जाम्पल एक लिख लेते हैं, फिर हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात. मैं एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ यहाँ पर. ब्रेक लेग.
यहाँ पर लिटरल का मतलब होता है शाब्दिक, मीनिंग का मतलब होता है अर्थ। यानी कि हम इडियम की बात करें तो ये भी एक फ्रेज होता है, लेकिन इसका अपना जो शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। यानी कि ये इसकी बात करते हैं ब्रेक लेग, तो इसका जो वर्ड मीनिंग है उसकी बात करें, यानी कि लिटरल मीनिंग की बात करें तो ब्रेक होता है तोड़ना, लेग होता है टांग। तो इट डजेंट मीन दैट वी आर गोइंग टू ब्रेक द लेग, ब्रेक वन ऑफ द लेग्स, तो हम किसी की टांग तोड़ने जा रहे हैं, ये इसका मीनिंग नहीं होता। यानी कि इसका जो वर्ड मीनिंग होता है वो हम अप्लाई नहीं करते हैं, इसका जो डिफरेंट मीनिंग जो होता है वर्ड मीनिंग नहीं होता है। तो इस करके ये जो एग्जांपल लिखी, इसका जो हम डिफरेंट मीनिंग इसका निकाल रहे हैं वो है गुड विश। ब्रेक लेग का मतलब होता है किसी को शुभ कामनाएं देना, यानी कि इसको हमने अगर सेंटेंस में यूज करना है तो ब्रेक लेग फॉर योर फाइनल एग्जाम, इसका मतलब ये हुआ कि हमने उसको एग्जाम के लिए शुभ कामनाएं दी। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका इडियम का। तो इडियम को हम एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगी बात कि इडियम जो है, जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, रेन, कैट्स एंड डॉग्स। रेन, कैट्स एंड डॉग्स। तो इसका अगर हम लिटिल मीनिंग देखेंगे, यानी कि इसका जो वर्ड मीनिंग देखेंगे, तो रेन बारिश, कैट बिल्ली, डॉग कुत्ते। तो यहाँ पर इसका मीनिंग ये नहीं हो रहा है, इसका वी आर अप्लाइंग इट्स डिफरेंट मीनिंग, वी आर नॉट अप्लाइंग इट्स वर्ड मीनिंग्स। तो हम कह सकते हैं कि रेन, कैट्स एंड डॉग्स मीन्स मूसलाधार बारिश, मतलब बहुत तेज बारिश, मूसलाधार बारिश या मूसलाधार वर्षा। तो हम कह सकते हैं कि रेन, कैट्स एंड डॉग मीन इट इज हैवीली रेनिंग। यदि हम लिखते हैं कि इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब आज बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। इसी तरह और भी इडियम है, जैसे ब्लैक शीप, यानी कि बदनाम आदमी हो गया। इसी तरह बाई हुक और बाई क्रुक, मतलब किसी भी तरीके से। तो ये कुछ एग्जाम्पल जो है वो इडियम के हैं। तो अब अगर हमने इडियम को एक्सप्लेन करना है तो इसका मतलब ये हो गया कि इडियम में जो फ्रेज होती है उसका अपना वर्ड मीनिंग नहीं होता है, वो उसका डिफरेंट वर्ड मीनिंग निकलता है। अब लास्ट जो तीसरा वर्ड है प्रोवर्ब, प्रोवर्ब को देख लेते हैं। तो प्रोवर्ब को हम हिंदी में कहेंगे कहावत। तो हम इसके अगर डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि इट इज एन ओल्ड सेइंग और ट्रूथ। प्रोवर्ब, इट इज एन ओल्ड सेइंग और stating a general truth। तो प्रोवर्ब किसको कहेंगे? जो कोई पुराने समय में कोई बात किसी ने कही है और वो अभी भी चली हुई है और वो बाद में वो चीज ट्रेंड में आ गई, तो उसको हम कहेंगे ओल्ड सेइंग। या फिर ये बिल्कुल ट्रूथ होती है, इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। इसको मोटे तौर पर हम अगर समझना है तो हम कह सकते हैं कि जैसे जो हमारी पुरानी हम कहानियां जो पढ़ते थे उनका जो मॉरल निकलता था, उस मॉरल को ही हम प्रोवर्ब कहते हैं। ये यहाँ से बात क्लियर हो जाएगी कि कहानियों का जो स्टोरीज के जो मॉरल होते हैं दे आर प्रोवर्ब्स। तो ये तो था, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रोवर्ब का, फिर और ज्यादा क्लियर हो जाएगी चीज। इसका एग्जाम्पल है जैसे डायमंड कट्स डायमंड।
डायमंड काट्स डायमंड, इसका मतलब हो गया लोहा लोहे को काटता है, ये पुरानी कहावत है। अब जैसे टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, मतलब जो जैसा करेगा वैसा भरे, टिट फॉर टैट। या फिर यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी कि एकता में बल है। तो ये कुछ एक प्रोवर्ब है जो आपको समझाने में मदद करेगी कि प्रोवर्ब को हम कैसे डिफाइन करें। तो ये था फ्रेज, इडियम और प्रोवर्ब के बारे में। आइए एक बार फिर से फटाफट इसको ब्रीफ कर लेते हैं। पहला वर्ड आया था फ्रेज। फ्रेज तो हो गया पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। और फ्रेज की दूसरी बात यह है कि कभी वर्ड, मैंने कहा कि ये दो या दो से ज्यादा वर्ड से ही फ्रेज बनेगा, सिंगल एक अकेला वर्ड जो वो फ्रेज नहीं हो सकता। लेकिन अगर दो हमने या दो से ज्यादा वर्ड लेने हैं तो हम कभी भी उसमें सब्जेक्ट और वर्ब साथ नहीं लेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब के साथ फ्रेज नहीं बनाएंगे। उसके बाद थी इडियम। इडियम और फ्रेज की तुलना करें तो इडियम को भी बोला कि ये फ्रेज का ही रूप होता है, लेकिन इसमें इसका अपना वर्ड मीनिंग जो है वो हम नहीं निकालते हैं, इसका डिफरेंट मीनिंग निकालते हैं, उसको हमने इडियम बोला, यानी कि हिंदी में मुहावरे। और तीसरा अगर प्रोवर्ब की बात करें तो ये कहावत के रूप में इसको हमने लिया, यानी कि कोई भी पुरानी जो किसी ने बात कह दी है और अभी भी ट्रेंड में चली हुई है और वो बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसको हमने प्रोवर्ब कहा। प्रोवर्ब और फ्रेज या इडियम में डिफरेंस ये हो गया कि प्रोवर्ब जो होता है वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस होता है। प्रोवर्ब जो है, प्रोवर्ब इट इज ए कंप्लीट सेंटेंस। यानी कि जैसे हमने टिट फॉर टैट लिख दिया है तो इसके साथ हमें और वर्ड ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में एक सेंटेंस है। तो ये था फ्रेज, इडियम और प्रोवर्ब के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इनके एक एक करके डिटेल में हम अलग अलग वीडियो बनाकर बाद में डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।